आज हम लोग पढ़ेंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और मैं बता दूं कि आपने जितना भी वीडियो देखा होगा, ठीक है, उसमें कुछ एकदम फनी टाइप से बताया गया है। तो वो सुनने में आप ये वीडियो देखिए, इस पोएम को जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आप देखिए, आपको पक्का अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि नहीं, यही इसका मीनिंग होना चाहिए। क्योंकि W.H. ऑर्डन जो है वो एक बहुत सीरियस पोएट है, कविता को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो इनकी कविताओं को कई तरह से समझा जा सकता है। तो मैं कहूँगा कि आप पूरा वीडियो देखें, आपको पक्का अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए हम इस लेसन को समझते हैं अच्छे से। तो इसके राइटर हैं विस्टन हग ऑर्डन। विस्टन हग ऑर्डन, ठीक है। मैंने इसके राइटर का नाम याद करने का ट्रिक बताया था कि यहाँ पे फास्ट है, तो ये जो ऑडी नाम की गाड़ी है जो बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, तो हम फास्ट से ऑर्डन याद रख सकते हैं। तो ये जो ब्लू टिक यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अगर पूछेगा तो इसी हाईलाइट जो किया गया है उसी में से ऑब्जेक्टिव आपका पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में, विस्टन हग ऑर्डन के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 1907 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1973 में। हु वोन द पुलित्जर प्राइज, जिन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था, जो पुलित्जर प्राइज के विजेता थे, इन 1948 1948 ईस्वी में, फॉर हिज कलेक्शन, अपने कलेक्शन के लिए, जिसका नाम था द एज ऑफ एंग्जाइटी। उनकी किताब का नाम था एज ऑफ एंग्जाइटी, जिसकी वजह से उन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था 1948 में। वॉज अ वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट। ये जो थे विस्टन हग ऑर्डन जो थे, वो एक वर्सेटाइल पोएट थे, मतलब एक बहुमुखी पोएट थे। इनमें बहुत सारा गुण विद्यमान था, उसे ही वर्सेटाइल कहा जाता है, जिसमें बहुत गुण विद्यमान हो। एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट। इंटेलेक्चुअली विगोरस का मतलब हुआ, इंटेलेक्चुअली मतलब हुआ बौद्धिक रूप से, ठीक है, बुद्धि के आधार पर ये एकदम सशक्त कवि थे। मतलब ये इनकी जो बुद्धि थी वो बहुत ही ज़्यादा कुशाग्र थी। वर्स ड्रामाटिस्ट, ये वर्स ड्रामाटिस्ट थे। वर्स ड्रामाटिस्ट का मतलब होता है पद्य नाटककार। ड्रामाटिस्ट मतलब नाटककार, मतलब ये पद्य में नाटक लिखते थे, मतलब कविताओं में नाटक लिखते थे। क्रिटिक, ये क्रिटिक थे। क्रिटिक का मतलब होता है खामियां निकालने वाला, जो दूसरे किसी भी कोई काम हो रहा है तो उस उनका क्रिटिक, या कोई न्यूज़ है तो उसमें ये क्रिटिक थे, खामियां निकालते थे किसी बुक का या किसी फिल्म का, या ठीक है। ट्रांसलेटर थे, दूसरे लैंग्वेज के किसी भी बुक को ये अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, या इंग्लिश को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे। एंड एडिटर, और एडिटर भी थे मतलब किसी न्यूज़पेपर के संपादक रहे होंगे। पोएट्री टू हिम, उनके लिए कविता, पोएट्री टू हिम उनके लिए कविता वाज अ सीरियस गेम, एक सीरियस गेम की तरह था। ठीक है, कविता को वो हल्के में नहीं लेते थे, मजाक में नहीं लेते थे, कविता को वो पूरी सीरियस के साथ, पूरी गंभीरता के साथ कविताएं करते थे, कविताएं लिखते थे। विच शुड डिपेन, जो पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस, जो लोगों के सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मतलब स्वयं, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, जो लोगों के आत्म जागरूकता के अंदर तक, मतलब इनकी जो कविताएं होती थी वो लोगों के मन के अंदर तक जा कर के उसे आत्म जागरूक करती थी। ठीक है, बट इट शुड, लेकिन इसे चाहिए, इनकी कविताओं को चाहिए, इन नो केस, किसी भी केस में नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं, डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस, कि इनकी जो कविताएं हैं वो डायरेक्टली, पूर्ण मतलब सीधे रूप से, सीधी तरह से ये किसी भी इंसान के पॉलिटिकल, उनका जो राजनीतिक या फिर उसका जो रिलीजियस, उसका जो धार्मिक सोच है, उसको हर्ट नहीं करना चाहिए, उसको प्रभावित नहीं करना चाहिए। ठीक है, या उनके किसी भी इंसान के पॉलिटिकल या रिलीजियस चॉइस को इनकी कविताएं प्रभावित नहीं करती हैं। हिज अर्ली पोएम्स एग्जिबिट हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आइडियाज़। उनके जो पुराने कविताएं हैं
उनकी जो सबसे पुरानी कविता है, मतलब पहले की जो कविताएं हैं उनकी, वो एग्जिबिट मतलब दर्शाती है, दिखाती है हिज इंटरेस्ट, उनका रुचि, उनकी रुचि दिखाती है इन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आइडियाज़, कि उनका पॉलिटिकल अफेयर और पॉलिटिकल आइडियाज़ में उनका विश्वास था, वो उसमें इंटरेस्ट रखते थे, राजनीति में इंटरेस्ट रखते थे। बट हिज लेटर पोएम्स, लेकिन बाद में जो उन्होंने कविताएं लिखी, आर ओवर्टली क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन, लेकिन बाद में जो इनकी कविताएं हैं वो अधिकतर जो है वो क्रिश्चियन, ठीक है, क्रिश्चियन धर्म को लेकर के या किसी पर्सनल मतलब व्यक्तिगत कविताएं थी, पर्सनल व्यक्ति के लिए कविताएं होती थी। एज अ टेक्नीशियन, एक टेक्नीशियन के रूप में, टेक्नीशियन की तरह, आउडेन एक्सप्लोर्ड अ वैरायटी ऑफ स्टांजा फॉर्म्स एंड मीटर्स। कविताएं लिखने के लिए उन्होंने एक अलग वैरायटी का स्टांजा, कोई भी कुछ भी हम लिखते हैं तो उसे हम पैराग्राफ में लिखते हैं, स्टांजा में लिखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कविताएं लिखने का अपना एक स्टांजा फॉर्म किया, और अलग अलग अपना एक कविताएं जब लिखी जाती है तो स्टांजा में, मीटर में लिखी जाती है। तो इन्होंने ये अपना स्टांजा और मीटर की खोज की। ही हैड अ पैशन, उन्हें जुनून था, उन्हें शौक था फॉर वर्ड क्वाइनिंग, शब्दों के संयोग की, अलग अलग शब्दों को, नए नए शब्दों को जोड़ने का उन्हें जुनून था, उनकी आदत थी, उनकी रुचि थी। एंड यूजिंग आर्कैइक वर्ड्स, और आर्कैइक का मतलब होता है पुराना, प्राचीन, प्राचीन समय के शब्दों का यूज़ करने का उन्हें अच्छा लगता था, ठीक है। विच मतलब प्राचीन ज़माने के, पुराने ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करना इन्हें अच्छा लगता था। विच मेक्स हिम, जो उसे बनाता है, जो उन्हें बनाता है, एट टाइम्स, उस समय, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, उनकी जो आदत थी, जो अलग अलग शब्दों को जोड़ना और पुराने ज़माने के वर्ड्स का यूज़ करना, उनकी वजह से उन्हें समझने में परेशानी होती है, उन्हें समझने में कठिनाई होती है, इनकी कविताओं को समझने में कठिनाई होती है। ही लेफ्ट इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया। एज अर्ली एज 1939, मतलब 1939 के करीब में उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया। टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में सेटल होने के लिए, परमानेंट सेटल होने के लिए उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया। आउडेंस वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस, सिंस चूँकि वो 1939 से पहले इंग्लैंड में रहते थे और 1939 के बाद अमेरिका में रहने लगे, इसलिए इनकी जो कविताएं हैं, इनका जो वर्क है, इनकी जो किताबें हैं, वो दो भागों में है, एक ब्रिटिश इंग्लिश में है, ब्रिटिश फेज में है, और एक अमेरिकन फेज में है, ठीक है। द नोटेबल वर्क्स ऑफ इंग्लिश फेजेज आर, इंग्लैंड की जो फेज थी, इंग्लिश फेज जो है उनका, उनमें जो मुख्य कविताएं हैं, जो मुख्य बुक हैं, उनके मेन बुक्स हैं, वह है द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। ये है 1939 से पहले की बुक्स। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज, और जब ये अमेरिका में रहने लगे उसके बाद जो इन्होंने किताबें लिखी वो अमेरिकन फेज में लिखी। इंक्लूड न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी, और इस किताब के लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज़ मिला था। एंड द शील्ड ऑफ एकिल्स, द प्रेजेंट लिरिक, इस किताब में ये जो प्रेजेंट लिरिक है, मतलब ये जो पोएम दिया हुआ है आपकी किताब में, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इनेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन, ये दिखाती है, इनेक्ट्स मतलब दर्शाती है, दिखाती है, बताती है, द फ्रस्ट्रेशन, निराशा, इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, मनुष्य की ज़िंदगी में जो निराशा सम्मिलित है, मनुष्य की ज़िंदगी में जो निराशा है उसी को दिखाती है, दर्शाती है। द एस्पिरेशंस, और वे आकांक्षाएँ, वे इच्छाएँ, वे जो भी हम आशा करते हैं वे, द एस्पिरेशंस, वे आकांक्षाएँ, दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो पूरी ना हो सकी, एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, और अकेलेपन का जो सेंस है, अकेलेपन का जो भावना है, इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, जिसमें हर एक व्यक्ति जीता है और मर जाता है, जिस अकेलेपन में हर एक व्यक्ति जीता है और मर जाता है, उसी चीज़ को ये कविता दर्शाती है, ठीक है।
तो इस कविता में दिखाया गया है कि इसके जिस तरह इसके चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहाँ पर लीव्स जो है वो इंसान ह्यूमन बीइंग्स को इंडिकेट कर रहा है। पत्तियों का मतलब यहाँ पर इंसान है, ठीक है। और यहाँ पे इसका डायरेक्ट मतलब होगा पत्तियाँ अब तेज़ी से झड़ रही हैं। और यहाँ पर अगर हम दूसरे अर्थ में जाएं तो यहाँ पर मतलब होगा कि इंसान अब तेज़ी से मर रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का मीनिंग ये है, इसी पर ये चैप्टर है। चलिए पढ़ते हैं, चैप्टर को समझते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि विंस्टन हग ऑर्डेन अपने कविताओं को लेकर के बहुत ही सीरियस रहते हैं, ठीक है। उसी तरह वो बहुत गंभीर रहते हैं। तो इस कविता में आपको दिखेगा कि वो किस तरह से कविता लिखते हैं, ठीक है। उनका जो इम्पोर्टेंस है, उनकी कविताओं का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर पेड़ के बहाने, पत्तियों के बहाने उन्होंने इंसान पर निशाना साधा है और इंसान के बारे में उन्होंने कहा है पेड़ को सहारा लेकर के। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियाँ तेज़ी से झड़ने लगी हैं। मतलब अब जो इंसान है वो तेज़ी से मरने लगे हैं, क्योंकि दुनिया में कई तरह की बीमारियां, कई तरह के दुख और कई तरह की बम विस्फोट, कई तरह के जो काम होते हैं, जो अत्याचार होता है, उसकी वजह से लोग तेज़ी से मरने लगे हैं। नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, पेड़ के अगल बगल में छोटे छोटे फूल के पौधे रहते हैं, ठीक है, जो उस पेड़ का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ते हैं, वो भी नहीं बचेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मम्मी पापा या दादा दादी, ये जो बड़े लोग हैं वो तो ट्री हो गए, तो उनके सहारे जो छोटे छोटे पेड़ हैं, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वे लोग भी नहीं बचेंगे, मतलब वे लोग भी मारे जाएंगे। नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन, और जो नर्सेज हैं, जो पेड़ हैं, वो कब्र में जा चुके हैं। मतलब कई पेड़ तो मर भी चुके हैं, कई लोग तो मर भी चुके हैं। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और प्रैम्स का मतलब होता है कि शॉपिंग करने के लिए जब माँ जाती है तो अपने छोटे बच्चे को 4 चक्के वाले गाड़ी पर दे देती है, ठीक है, और ले जाती है। या बच्चा सब भी 4 चक्का वाला गाड़ी घुमाता है, लुढ़काता है। तो वो जो प्रैम्स है, प्रैम्स का मतलब यहाँ पर होगा छोटे बच्चे। तो जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चों की जो ज़िंदगी है वो भी रोलिंग ऑन है, जो वो भी निरंतर चल रही है, मतलब वो भी आगे बढ़ रही है। किस तरफ बढ़ रही है? मौत की ओर बढ़ रही है। व्हिस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, व्हिस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, जिसे हम लोग यमराज बोलते हैं। व्हिस्परिंग नेबर्स, जो मृत्यु के जो देवता हैं, वो हमेशा हमारे दाएं बाएं रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, मृत्यु के देवता। प्लकस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और हमारा हमारी जो रियल जो खुशी है, हमारी जो असली खुशी है, उससे हमें जुदा कर देते हैं, उससे हमें अलग कर देते हैं। किस तरह कोई भी व्यक्ति घूमता रहता है, खेलता रहता है, हंसता रहता है, बोलता रहता है, और फिर अचानक मर जाता है, किस तरह उसकी जो असली खुशी थी उसे उससे जुदा कर ले जाती है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और जो हाथ, जो पाँव अभी तक चल रहे थे, जो उछल कूद रहे थे, वो क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, वो रुक जाता है, ठंड पड़ जाती है, मतलब उसकी मौत हो जाती है। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और इंसान जो है वो अपने घुटने टेक देता है, अपने घुटने टेक देता है, अकेला पड़ जाता है मौत के सामने, उस मैसेंजर ऑफ डेथ के सामने, मृत्यु के देवता के सामने। अगला पैराग्राफ है, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, कई लोग मारे गए और मरे हुए लोगों के पीछे। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और कई लोग जो मारे गए हैं उन्हें कंधों पर वुलन जो लकड़ी का जो बनाया जाता है, जिसमें लोगों की लाश जब मरने के बाद उसे डाल करके, जिसे कॉफिन कहा जाता है, उसमें जब उसे ले जाया जाता है, तो जब कोई मर जाता है तो उसे हम लोग उस कॉफिन में डाल करके उसे हम ले जाते हैं, ठीक है। तो वही है कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, कोई मर जाता है तो उसके पीछे सैकड़ों लोग उसके लाश को
कॉफिन में डाल करके ट्रैक पर ले जाते हैं। जब कोई मर जाता है तो उसे वुडन ट्रैक में जो कॉफिन होता है उसमें डाल करके उसको ले जाते हैं। आर्म्स रेज्ड स्टिफी टू रिप्रूव, ठीक है, और बड़ी कठोरता से अपना हाथ भी उठाते हैं उसकी निंदा करने के लिए, उन्हें अपशब्द कहने के लिए। मतलब कोई मर जाता है, उसे जब ले जाया जाता है तो उस वक्त भी उसकी निंदा करने से लोग नहीं थकते हैं, ठीक है। इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, ऊपर से तो प्यार दिखाते हैं, ऊपर से प्यार दिखाते हुए अंदर से उसकी निंदा करते रहते हैं कि अच्छा हुआ मर गया। उसके बाद है अगला पैराग्राफ है, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। अब जब पेड़ जब लीफलेस हो जाता है, जब उसकी पत्तियां जब झड़ जाती हैं तो भूख से वो तड़पने लगता है क्योंकि पेड़ को जो भोजन मिलता है वो किससे मिलता है? पत्तियों से मिलता है। और पत्तियां जब झड़ जाती है तो पेड़ जो है वो भूख से तड़पेगा ही। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, और यहाँ पे एक और अर्थ ये निकाल सकते हैं कि जो लीफलेस वुड है उससे जब भोजन नहीं मिलता है, ठीक है, जो पत्ती रहित जो हमारी जो दुनिया है, यहाँ पर जब इंसान मर जाते हैं, जब मर जाएंगे, ठीक है, तब इंसान नहीं मिलेंगे, तब इंसान को जो उसके बाद क्या होगा, अगला लाइन पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। ट्रॉल्स का मतलब होता है जो विक्ड क्रिएचर होते हैं, जो दुष्ट व्यक्ति बोलो या दुष्ट आत्मा बोलो या कोई भी ऐसा व्यक्ति, अगर हम समाज में बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो समाज को बांटने का काम करते हैं, ठीक है, वो पॉलिटिकल जो गंदे जो नेता हैं, जो समाज को जाति धर्म के आधार पर बांटते हैं और खुद राज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। आप इनके बारे में मैंने जो पढ़ा है वो ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि शुरू की जो इनकी कविताएं हैं उनमें इन्होंने पॉलिटिकल कैरियर पर, पॉलिटिकल फैक्ट पर ज़्यादा जोर दिया है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वैसा इंसान जो लोगों में फूट डाल करके खुद फ़ायदा ले, लोगों को मार कर, या वो इंसान, तो ट्रॉल्स का मतलब उस इंसान से लिया गया है, ठीक है। रन स्कॉल्डिंग फॉर दियर फूड, वो अपने भोजन के लिए दौड़ता है धमकाते हुए, धमकी देते हुए। जब यहाँ पे अब समझ में आएगा दोनों लाइन। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, यहाँ पर जब कोई इंसान मर जाता है, जब इंसान मरने के बाद जो दुष्ट व्यक्ति है वो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए, वो अपने शिकार के लिए उस इंसान की तरफ दौड़ता है, उसकी तरफ दौड़ता है। एंड द नाइटिंगल इज डम्ब, और ये सब देख करके जो नाइटिंगल है, जो बुलबुल है, जो बच्चे हैं और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो मूक बने हुए हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं, ठीक है। शुरू में जब कोई व्यक्ति हमें बांट रहा होता है तब तो हमें बड़ा मज़ा आता है, और जब वो हमें बांट करके हम पर राज करने लगता है, ठीक है, तो हम मूक दर्शक बन के देखते हैं। तो यही ये बताना चाहते हैं। एंड द एंजल विल नॉट कम, और कोई बचाने वाला, यहाँ पर एंजल होना चाहिए, एंगल लिखा गया GEL, ठीक है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और उन्हें बचाने वाला कोई एंजल या कोई मसीहा भी नहीं आने वाला है, कोई देवदूत नहीं आएगा उसे बचाने के लिए, ठीक है। व्यक्तियों को, जो ट्रॉल्स से जिस पर ट्रॉल्स का कब्जा हो जाए, उन्हें बचाने के लिए कोई देवदूत भी नहीं आएगा, आपको खुद खड़ा होना होगा उसके खिलाफ, उससे लड़ने के लिए। चलिए लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड मतलब आगे, ठंड है, बहुत ज़्यादा खतरा है, अनहोनी है, ठीक है, आगे बढ़ना असंभव है। लिफ्ट्स, यहाँ पे लिफ्ट्स होगा, यहाँ पे एस नहीं होगा, यहाँ पे एफ होगा, ठीक है। लिफ्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड, हमारे रास्तों में पहाड़ की सुंदर सुंदर चोटियाँ खड़ी हैं, ठीक है। हमारे रास्तों में पहाड़ की जो ये सुंदर सुंदर चोटियाँ खड़ी हैं वो हमारे बाधक के रूप में खड़ी हैं, हमारे रास्ते के बाधा के रूप में खड़ी हैं। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, लेकिन उनका जो वाइट वाटरफॉल है, उनका जो श्वेत जो झरना है,
जो उजला पानी जो गिर रहा है वो हमें आशीर्वाद भी दे सकता है, वो हमारी मदद भी कर सकता है। ठीक है, अगर कोई यात्री, थका हारा यात्री अगर जा रहा है, बहुत ज़्यादा थका है, तो वो उसका पानी पीकर वो थोड़ा अपनी जान बचा सकता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम किसी दुख भरे रास्ते पर चलते हैं, इनके कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी बाधा वाले रास्ते पर चलते हैं, जिस पर बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं होती है, पहाड़ के समान बाधाएं होती है, उन बाधाओं पर हमें 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 कुछ प्राप्त भी हो सकता है, हमें कुछ अच्छा भी प्राप्त हो सकता है। जिस तरह वो पहाड़ तो हमारे लिए घातक है, लेकिन पहाड़ का जो पानी है वो हमें जीवनदायक हो सकती है। उसी तरह अगर हम किसी बाधा वाले रास्ते पर चलते हैं तो वो बाधा जो है वो हमारे लिए हानिकारक तो है ही, हमारे लिए जानलेवा तो है ही, लेकिन उस रास्ते पर कुछ ऐसा भी हमें मिल सकता है जो हमारे लिए जीवनदायक बन सके, हो सके। ट्रैवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस, जो ट्रैवलर्स हैं, जो यात्री हैं, उनका जो अंतिम घड़ी जो होता है, अंतिम जो दुख होता है, उस अंतिम दुख में वो उनकी मदद कर सकता है। वो जो ब्लेस है, वो जो आशीर्वाद है, वो उनकी मदद कर सकता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं। और ऑब्जेक्टिव का मैं टिक लगा देता हूं कि कहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेम्स आर गो रोलिंग ऑन, प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, ये जो लाइन है, ये लाइन ध्यान में रखें। व्हिस्परिंग नेबर्स, ठीक है, व्हिस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद हैंड्स मस्ट फ्रीज, ये याद रखें। ठीक है, उसके बाद याद रखें डेड हंड्रेड्स वुडन इन आवर ट्रैक, आर्म्स रेज्ड स्टफी टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। यहाँ पे स्टार्विंग ट्रॉल्स याद रखें, ट्रॉल्स वाला जो है, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। और यहाँ पर याद रखें ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।